अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमें जी आज ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। और बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। बहुत लोग आपके लिए कह रहे थे, बहुत लोग आपको याद कर रहे थे। और पाकिस्तान में तो आजकल आपका बड़ा चर्चा है क्योंकि आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें आपने कहा है कि इमरान खान साहब जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत डैमेजेस किए हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान आर्मी को। आपके ख्याल से ऐसा क्यों कहा है आपने? आरजू जी, ऐसा है कि जो इमरान खान के बयान थे, शेख रशीद के जो बयान आप देख लीजिए। शेख रशीद जिस दिन इमरान खान की सरकार गिरी है, वो पूरा जो ड्रामा हुआ है और रात को मिडनाइट पे सुप्रीम कोर्ट आपकी खुली है पाकिस्तान की, जो भी है, उसके एक हफ्ता पहले शेख रशीद कह रहे थे अजीम फौज है, अजीम फौज है। ये अजीम के बिना फौज का नाम ही नहीं लेते थे, अजीम फौज है, अजीम फौज है। इमरान खान ने भी वन पेज वन पेज वन पेज बोला। जैसे ये कुर्सी से गए, जैसे ही इमरान खान की कुर्सी गई, वो वजीर आजम से साबिक वजीर आजम बने, उनके सुर बदल गए। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि काफी इंडियंस ये समझ नहीं पाते कि पाकिस्तानी फौज है क्या। क्योंकि शायद इंडिया में 75 साल की कॉन्टिन्यूस डेमोक्रेसी रही है, तो इंडिया में फौज के लिए प्यार बहुत है, फौज के लिए इज्जत बहुत है। और सबसे क्रेडिबल इदारा पूरे हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी, व्हेन आई से आर्मी आई मीन नेवी, एयरफोर्स, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, वो सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं और सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी है उसकी। हैविंग सेड दैट, ये इसलिए भी है क्योंकि इंडियन आर्मी हर समय पावर से कॉन्शियसली दूर रही है। इनको किसी ने बोला नहीं कि आपको पावर से दूर रहना है, इनको किसी ने ये नहीं बोला कि आपको सत्ता के गलियारों से दूर रहना है। इनका खुद का डिसीजन था कि हमारा काम नहीं है कि हम प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाएं, या हमारा काम नहीं है राष्ट्रपति भवन में जाएं या प्राइम मिनिस्टर का हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है मुल्क की दिफा करना, जो भी हमारी बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हम करेंगे। ये डिसीजन बहुत पहले इन्होंने सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली ले लिया था, और उस पर ये 75 साल से 1% भी दाएं बाएं नहीं हुए, आपने देखा होगा। मैं इसलिए कहता हूं पाकिस्तान को डैमेज, पाकिस्तानी आर्मी को डैमेज करे। देखिए आरजू जी, थोड़ा सा आपको बात कड़वी लगेगी, लेकिन बात सच है और कहने वाली है। बात यह है कि देयर इज नो पाकिस्तान विदाउट द पाकिस्तान आर्मी। पहले आप एक बात ये क्लियरली, हो सकता है कई पाकिस्तानी ये बोले कि नहीं साहब डेमोक्रेसी है, जो भी है, मैं इसमें बहस में नहीं पड़ रहा, ठीक है। और कई बार पाकिस्तान का मार्शल लॉ का भी फेज आया है और डेमोक्रेसी का भी फेज आया है, हाइब्रिड रजीम का भी फेज आया है, अलग अलग है। लेकिन द पाकिस्तानी आर्मी इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और मैं इस पे किसी भी पाकिस्तानी या इंडियन से बहस करने को तैयार हूं आरजू जी, कोई भी बहस कर ले। देखिए, आपके जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में, वो आपकी आवाम की नजरों में क्रेडिबल नहीं है। यहां तक कि जब बिजली का बिल इकट्ठा करने की बात होती है, दे टेक हेल्प ऑफ पाकिस्तान आर्मी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान आर्मी इसलिए इज द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान क्योंकि हिंदू अटैक कर देगा, यहूदी अटैक कर देंगे, साजिश। मैं उन सब चीजों की बात, मैं उन सब चक्रों में नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक कह रहा हूं कि आपका स्टेट है पाकिस्तान, दैट इज 97% और 95% मुस्लिम, ठीक है। इसको इस्लाम का एक अमन का गहवारा कह के बनाया था कि यहाँ पे मुसलमान रहेंगे, टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो फसाद होगा वगैरह वगैरह। ये मैं ओवर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, पर इसका लबोलुबाब यही है कि दीज आर टू डिफरेंट कल्चर्स, टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस। और हम लोग नहीं मानते, आप लोग मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो हमारा इख्तलाफात इसमें हो सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है आरजू जी कि जहां तक पाकिस्तानी फौज की बात है ना, आई टेल यू, इन अ कंट्री ऑफ विच इज 95-97% मुस्लिम, आप देखिए, चाहे आप साजिश का नाम दीजिए, आप कोई भी चीज का नाम दीजिए, जितना पाकिस्तान में मुसलमान ने मुसलमान को मारा है, और शायद ही किसी मुल्क में आपस में लोगों ने इतना मारा होगा। कभी शिया सुन्नी के नाम पे, कभी सुन्नी अहमदी के नाम पे, कभी मुहाजिर पश्तून के नाम पे, मुहाजिर पंजाबी के नाम पे। यानी कि इन दी एंड एवरीबडी हु इज किलिंग एंड हु इज डाइंग, मरने वाला और मारने वाला तो दोनों मुसलमान है ना। अल्लाह रसूल कुरान को तो दोनों मानते हैं ना, जो मर रहा है और जो मार रहा है। ऐसी बात तो नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम है। तो
ऐसी सूरत हाल में जहां पे ये बोला था कि इस्लाम एक बाइंडिंग फोर्स बनेगा पाकिस्तान का, इस्लाम वो गोंद बनेगा जिससे सब लोग चिपक के रहेंगे, वो गोंद नहीं बन पाया। आपकी गोंद बनी पाकिस्तानी फौज। वो फौज नहीं है, वो एक गोंद है, वो एक ग्लू है जो आपके पूरे मुल्क को जोड़ के रखी है। और जो भी शख्स, देखिए मैं कोई जनरल बाजवा का फैन नहीं हूं, काफी पाकिस्तानी मुझे कहते हैं कि साहब आप तो जनरल बाजवा की तारीफ कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप एक बात सोचिए, आपके बड़े मशहूर सिंगर हुआ करते थे नुसरत फतेह अली खान साहब, ठीक है, आपके बड़े मशहूर शायर हुआ करते थे फैज अहमद फैज। क्योंकि वो दोनों पाकिस्तानी थे, क्या आरजू जी मैं ये कहता हूं कि नुसरत साहब अच्छा नहीं गाते थे और फैज अहमद फैज अच्छे शायर नहीं थे, जस्ट बिकॉज दे आर पाकिस्तानी? कैन आई मेक दैट स्टेटमेंट? दैट वुड साउंड स्टूपिड। बिल्कुल। दैट वुड, क्योंकि इन लोगों को तो मतलब ऐसा है कि सूरज को रोशनी दिखाना या सूरज को चिराग दिखाना, जो भी मुहावरा है, तो ये तो अपने आर्ट में टॉप पे थे ये लोग। तो जो जनरल बाजवा ने बात करी है इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स की, मैं 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूं, जनरल साहब ने जो भी बातें बोली हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका आर्मी चीफ जो है ना, ही स्पीक्स लाइक अ स्टेटमेंट, लाइक अ स्टेट्समैन। आपका आर्मी चीफ ही स्पीक्स लाइक अ स्टेट्समैन। एंड आपका जो साबिक प्रधानमंत्री है, मैं माफी चाहूंगा, मैं ये बात बोल रहा हूं, ही स्पीक्स जैसे कि पंचायत के इलेक्शन हो रहे होंगे। तो अगर ये जनरल बाजवा की बात ही सुन लेता, ठीक है, तो मोदी जी को तो वैसे ही कि हिंदुत्व है, आरएसएस है, फाशिस्ट है, ये वो, तो इन्होंने तो दुनिया भर की, ठीक है, आप हमारी मत सुनो ना, हम तो गैर हैं, हम तो दुश्मन हैं। पर जनरल बाजवा तो आपका आर्मी चीफ है, जनरल बाजवा की सुन लो। बोला क्या जनरल बाजवा ने? अगर मैं कई बार बोल चुका हूं, आज मैं फिर आपकी शो में रिपीट कर रहा हूं, आरजू जी अगर मैं होता ना इमरान खान की जगह, तो मैं बनी गाला में जनरल बाजवा को बुलाता, सामने कुर्सी में बैठाता और बोलता, जनरल साहब अब आप बताओ क्या करना है, आप बताओ क्या करना, आप क्या कह रहे हैं बताओ, मैं समझना चाहता हूं। देखिए, बात यह है ना कि पाकिस्तान में और कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं आरजू जी। अब मैं बताता हूं, कई पाकिस्तानी सुनेंगे तो आ, आपको भी उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ेंगी, मुझे भी, लेकिन फैक्ट यह है कि आपके यहां ना कोई चीज काम नहीं करती, ठीक है? जो वो बिजली देता है कि इलेक्ट्रिक, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है ना? आपके डैम्स ठीक से काम नहीं कर रहे, सोपार्को ठीक से काम नहीं कर रहा, आपका क्रिकेट बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, काम आपका कौन कर रहा है? आपके मुल्क में एक ही इदारा है, और जब आप उसी इदारे को, जो कि पाकिस्तान के लिए, मैं उस इदारे में भी मैं कह रहा हूं कि 10 गलतियां हैं और पास्ट में भी थी, और उनका किरदार ठीक नहीं रहा पास्ट में। मार्शल लॉ को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, गलत हुआ जो भी करा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान दैट वर्क्स। और उसके उसके खिलाफ जो भी बात करेगा, तो या तो उसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसको इल्म नहीं है, अहमक है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग। और ये बार-बार जो आपके लोग बोलते हैं ये कि जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनरल बाजवा को कि आप आइए और अपना किरदार निभाइए, ये सियासतदान है जो कह रहे हैं कि यू नो दे आर आस्किंग द मिलिट्री फॉर इंटरवेंशन। ये पता नहीं अजीब से लोग हैं ये, तो इसलिए मैंने वो स्टेटमेंट दिया आरजू जी। लेकिन देखें मेजर साहब, इस तरह की जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं और शिया सुन्नी और ये सब, ये तो भारत में भी होता है। भारत में भी जो मुस्लिम रहते हैं वो भी शिया सुन्नी करके लड़ रहे होते हैं, और जहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, इवन हिंदू कम्युनिटी में भी जो बहुत सारी जात वगैरह होती हैं उनके आपस में क्लैशेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये भी कहा जाता है कि इन सब के पीछे भारत है। उसमें आप क्या कहेंगे? आप लोग, बलूचिस्तान में भी हमें कहा जाता है कि जी भारत जो इंटरफेयर कर रहा है। इवन शिया सुन्नी झगड़े को भी एक टाइम पे कहा गया था, लास्ट ईयर मेरे ख्याल हुआ था, तो यही कहा था कि इंडिया करवा रहा है। तो ये बार बार इंडिया अपने सारे काम छोड़कर और पाकिस्तान के पीछे जो बताया जाता है पड़ गया है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, बात ये है कि आपने भारत को दुश्मन करार दे दिया। आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तानी जो इंटेलेक्चुअल एंड थिंकिंग क्लास है। आपने बोल दिया भारत हमारा दुश्मन है, तो आप दुश्मन से क्या चाह रहे हैं? तो आरती उतारेगा आपकी, आपको मिठाई खिलाएगा, खाने पे बुलाएगा। दुश्मन का काम है साजिश करना।
अगर आप कहते हैं भारत ने साजिश करी तो करी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन करी होगी, क्योंकि भाई अगर आपने हमें दुश्मन करार कर ही दिया, आपने बोल ही दिया कि भाई तुम दुश्मन हो, तो दुश्मन तो अपना काम करेगा, और हमने आपको करार कर दिया कि आप दुश्मन है। आप एक बात देखिए ना कि अर्जुन जी एक बात पूछिए, चलिए आप ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसाद के पीछे आपने बोला कि भारत है, ठीक है, चलिए फर्ज कीजिए बात सच है, मैंने मान लिया कि भारत है इसके पीछे। भारत, इजराइल, अमेरिका, कोई भी मुल्क तभी आपके मुल्क का फायदा उठा सकता है जब भाई भाई आपस में लड़े। मेरा आपसे वही सवाल है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जवाब दिया था कि अमन का गहवारा होना था पाकिस्तान को, उम्मत का लीडर होना था पाकिस्तान को। ईमान इतना कमजोर क्यों है पाकिस्तानियों का कि कोई भी बाहर वाला आके हल्की सी चिंगारी लगाता है तो आग लग जाती है? या तो ईमान में प्रॉब्लम है, जो आपके दिल में है ईमान आपका मजबूत नहीं है, ठीक है ना? ऐसा आपने कभी देखा है सऊदी अरेबिया में आपस में झड़प हो गई, लड़ाई हो गई, या ईरान में हो गई कहीं जा, या दुबई में लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, या मस्जिदों में बम फूट रहा है? अगर इंडिया टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान में, शिया सुन्नी के बीच में फसादात अगर इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, चलिए आप कहती हैं हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूं, आप कह रही हैं ठीक कह रही होंगी, कोई बात नहीं, हमने मान लिया, इंडिया ग्रेनेड दे सकता है, उसकी पिन निकालने वाला और मस्जिद के अंदर फेंकने वाला तो मुसलमान ही है। ऐसा तो नहीं कि मेजर गौरवालिया ने फेंक दिया उसको, मैं तो नहीं गया कभी पाकिस्तान। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रादर देन आप ये बोलें कि ये साजिशें हो रही हैं और ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं और सब लोग कमरे में बैठ के सारा काम छोड़ के यही काम करते हैं, पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि हमारे बीच में एका क्यों नहीं है, हमारे बीच में एकता यानी कि यूनिटी क्यों नहीं है? जिन्ना साहब तो कहकर गए थे ना, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। तो यूनिटी बिल्कुल। कहाँ है, फेथ कहाँ है, डिसिप्लिन कहाँ है? हैट्रिक तो नहीं हो ले, सकता ना कि तीनों विकेट उड़ गए एक साथ, दिस इज नॉट गुड। लेकिन लेकिन सर अगर यही बात मैं कश्मीर के लिए कहूँ कि जब आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो लोगों को भेज रहा है या पाकिस्तान मदद कर रहा है, तो उस वक्त आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आपके उधर कश्मीर में यूनिटी नहीं है, कि आप लोग इस चीज को नहीं रोक पा रहे? वही चीज जो आप हमें कह रहे हैं। देखिए, कश्मीर में आपस में लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे, कश्मीर में टेररिज्म है जो सरहद पार से हो रही है, और यानी कि पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं लोग, और जो होम ग्रोन टेररिस्ट हैं। कश्मीर में शिया सुन्नी फसादात या हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं है, क्योंकि कश्मीर में सारे हिंदू मार दिए। अब कश्मीर में, ठीक है, हिंदू ना के बराबर है, कुछ कुछ हैं, जम्मू में तो हैं, कश्मीर वैली में हिंदू नहीं है। वो 100% हिंदू एरिया हुआ करता था, 100% हिंदू एरिया हुआ करता था, जैसे पूरा हिंदुस्तान हुआ करता था। अब कश्मीर वैली इज ऑल्सो, मैं घाटी की बात कर रहा हूँ, वैली की, कश्मीर वैली इज 97% मुस्लिम, देर आर ऑलमोस्ट नो हिंदूज, ऑलमोस्ट पूरी एक नस्ल वहां पे पैदा होके बड़ी हो गई है जिसका कोई हिंदू दोस्त नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज, मेरे खुद इंडिया में इतने मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, घर में आना जाना है, हमने कभी नहीं सोचा वो मुसलमान है, या उन्होंने कभी नहीं सोचा हिंदू हैं, आते हैं, मदर से मिलते हैं, जब फादर थे हमारे उनसे मिलते थे, तो हमने तो कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमारा कभी माइंडसेट ऐसा नहीं था। देखिए, इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं अपनी आरजू जी, अगर कोई ये बोले ना कि इंडिया परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, राइट? पर हम लोग कभी उसको ना मजहब का जामा पहना के ये नहीं बोलते कि हाँ ये ठीक है। क्या इंडिया में राइट्स होती हैं? होती हैं। क्या दो कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को मारते हैं? बिल्कुल मारते हैं। क्या इंडिया में गरीबी है? है। पर हम इसके बारे में झूठ नहीं बोलते। हम ये नहीं बोलते कि नहीं 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 साहब, इंडिया में तो ऐसा है कि जैसे आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो हर जगह चमक रहे हैं 200 वॉट के बल्ब। ऐसा नहीं है। और जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, जब तक आप लोग सच नहीं बोलेंगे, तब तक ये मसला कहीं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो पहला ये है कि यू मस्ट रियलाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ऐसा ये कि साजिशें, देखिए बात यह है कि इंडिया की पिछले, ये मैं ये आपकी इजाजत हो तो मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ अर्जुन जी, कि काफी लोगों का ना ये था कि इंडिया के, और काफी आपके टॉप एंकर्स भी बोलते हैं कि साहब इंडिया में इलेक्शन में सबसे बड़ा जिसने पाकिस्तान को गाली दी थी वो इलेक्शन जीत जाता है। ये ऐसा पाकिस्तान में अक्सर टेलीविजन एंकर्स बोलते हैं। आपको पता है पिछले साल इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट क्रॉस्ड 650 बिलियन यूएस डॉलर्स, जिसमें 400 बिलियन नॉन आईटी था। 650 बिलियन डॉलर्स, जो कि कह रहे हैं कि 4-5 साल में इट विल क्रॉस $1 ट्रिलियन पर ईयर।
$1 ट्रिलियन पर ईयर। ये पाकिस्तान को गाली देके इंडिया ने $650 अरब का एक्सपोर्ट कर दिया, बस पाकिस्तान को गाली दे देके। ये जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इतना जबरदस्त, ये जो हमारा स्पेस प्रोग्राम है ना, जो फार्मर्स को हम लोग इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, जो दुनिया भर की जो इंडिया में चीजें लग रही हैं, जो हमारे दुनिया भर के हमारे टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज में हमारे सीईओज हैं, जो हमारी डिप्लोमेसी है, डॉक्टर जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये सब पाकिस्तान को गाली देके चल रही है। हिंदुत्व, आरएसएस, नाथसी, फाशिस्ट, मुसलमान बुरे होते हैं, सिर्फ हिंदू, यही सब कर करके हम लोग वर्ल्ड में टॉप पे पहुंच रहे हैं। वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड है। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक, ये सोचना पड़ेगा। नहीं, आपके फॉरेन मिनिस्टर की तो खैर सब तारीफ करते हैं, इवन इमरान खान साहब भी जाते जाते तारीफ कर गए हैं, और उससे पहले भी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया के साथ जो है वो अच्छे टर्म्स है, लेकिन आपके पड़ोसी के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात ना हो तो ये चीज कुछ ज्यादा अच्छा आपके लिए, मतलब ना हमारे लिए सही है और ना ही भारत के लिए सही है? आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ कि एज एन इंडियन मैं बताता हूँ, एंड आप प्लीज मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत जा रहा हूँ, तो आप मुझे बेशक करेक्ट करें। देखिए ना, ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, जिसको इमरान खान फाशिस्ट बोलते हैं और जिसको इमरान खान कहते हैं कि ये बुरे लोग हैं वगैरह वगैरह, ऐसा इमरान खान का कहना है। और काफी पाकिस्तान में भी 99% लोग यही सोचते हैं। अटल जी अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को, जो भी उनकी पॉलिटिकल कैपिटल थी, उसको दांव पे लगा के मीनार पाकिस्तान गए थे, बस से। मीनार पाकिस्तान क्यों गए वो? क्योंकि पाकिस्तानियों के दिल में ये है कि हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तान का वजूद तस्लीम नहीं करा। हमारा हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, आपका हाई कमीशन नई दिल्ली में है, लेकिन हमने आपको तस्लीम नहीं करा। हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं, लेकिन हमने आपको अब तस्लीम कैसे करता है? मतलब क्या हो जाए कि एक मुल्क को यह भरोसा हो जाए कि दूसरा मुल्क हमें तस्लीम करता है? जी, दिल से तस्लीम, दिल का क्या यही लव अफेयर चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कि दिल से तस्लीम नहीं करा? अरे भाई, साफ सीधी बात है आरजू जी कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, और इंडिया अगर अपना हाई कमिश्नर भेज रहा है और पाकिस्तान भेज रहा है, इसका मतलब दोनों मुल्क एक दूसरे को खुद मुख्तार समझ रहे हैं, इसमें तस्लीम करना ना। पर ठीक है, शिकायत थी, मैं ये नहीं कर रहा इसी शिकायत को लेकर, लेकिन वाजपेयी जी गए, उसके बाद कारगिल हो गया, ठीक है। मोदी जी ने भी जिंदगी भर अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बिताई, वो कार्यकर्ता थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, ठीक है। मोदी जी ने जैसी इनॉग्रेशन हुआ, उनका स्वेरिंग इन हुई, तो 2014 में उन्होंने क्योंकि नवाज शरीफ थे, अगर उस समय इमरान खान होता, इमरान खान को बुला लेते भाई। अब पाकिस्तान ने जिसको चुना उसी को तो बुलाएंगे, उन्होंने नवाज शरीफ को बुला लिया, ठीक हो गया। उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, उसके बाद आपको पता है उड़ी उड़ी का ये सब हो गया। यू आर अवेयर ऑफ ऑल द डायनामिक्स। तो आरजू जी, ऐसा होता है कि इंडिया में एक बहुत ज्यादा एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये एक इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट है या इंडियन जो थिंकिंग है, इवन एट द पीएमओ लेवल में, आपको लेट मी बी वेरी ब्लंट टुडे, मैं आपके प्रोग्राम में मतलब आई थिंक 1.5-2 साल के बाद आ रहा हूं। आरजू जी, ऐसा है कि एट द टॉप लेवल कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार, अगर हम हाथ बढ़ाएंगे ना तो धोखा होगा। आपको हो सकता है थोड़ी कड़वी बात लगे, लेकिन 3-4-5 ऐसी चीजें हो गई, अब उनको ये लगता है कि यार कुछ भी करोगे तो कुछ एक्शन वहां से होगा। मे बी, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है शहबाज शरीफ जो हैं उनका मन अच्छा हो सकता है वो दिल से कुछ अच्छा चाह रहे हो, दोनों मुल्कों में बीच में हो, और कोई भी नहीं चाहेगा कि जंग हो जाए। और क्योंकि देखिए, हम तो टीवी पे या हम कभी बोल देंगे ना कि जंग होनी चाहिए, और वी गेट इमोशनल व्हेन वी सी खून बहता है, आप लोगों का भय हमारा भय, आप लोग इमोशनल हो जाते हैं, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, वी ह्यूमन बीइंग्स। बट जंग से तो सिर्फ ना, जंग से सिर्फ जिसको कहते हैं कि यतीम बच्चे और बेवा औरतें होती हैं जंग से, ये जंग के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगी, और वो हमारा हक है, हमें बोलना भी चाहिए, राइट। बट प्रॉब्लम इज दिस दैट लोग ये कहते हैं कि अब देखिए 26/11 हुआ,
26/11 मुंबई में हुआ, पाकिस्तान ने बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो अजमल कसाब है वो तो हिंदू है, उसने वो ये बांध रखा था, ये जो कलावा टाइप का नहीं है, ये जो मैंने पहना हुआ है, ये बांध, उसका नाम तो कोई चौधरी था। अच्छा ठीक है, तो फिर 3-3 एफआईआर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्यों उसके खिलाफ वहां पे फाइल करे, और बाकी लोग पाकिस्तान के अंदर एफआईआर है अजमल कसाब के खिलाफ, तो अजमल कसाब के खिलाफ क्यों फायर कर दी भाई? अजमल कसाब अगर हिंदू था और उसने हिंदुओं को ही मार दिया और विदेशियों को ही मार दिया और फॉरेनर्स को ही मार दिया, तो पाकिस्तान से भाई तुम्हारा अंदर का मामला है, केस आपके यहाँ चल रहा है, एफआईआर आपके यहाँ फाइल हुए, इंडिया ने साजिश कर दी, पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, जी हमारा कोई लेना देना नहीं, पार्लियामेंट में अटैक हो गया, आप क्या मिठाइयां बांट रहा है वो जैश ए मोहम्मद वाला, लश्कर तैयबा वाले मिठाइयां बांट रहे हैं, उनके वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो बात ये होती है कि अगर पीस चाहते हैं ना, तो पीस सिर्फ आरजू जी बोल के नहीं होगा कि हमें अमन चाहिए, अमन चाहिए, सुनने में अच्छा लगता है, अमन ना, अमन के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत ट्रस्ट लगता है। इंडिया हैज रीच्ड आउट इवन टू द तालिबान, वहां पे हम जितना हो सकता है हम लोग भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं, गेहूं भेज रहे हैं, जिसको आप लोग गंदुम बोलते हैं, ठीक है, हम तो लोग गेहूं भी पाकिस्तान, बोलते हैं सर, आप, हम गेहूं भी अच्छा मैं, बोलते हैं। अच्छा गेहूं भी बोलते हैं आप, हाँ ठीक है, तो हम गेहूं, मुझे मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ट्रांसलेशन तर्जुमा करता रहता हूँ। बेसिकली आरजू जी क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टेररिज्म का मामला है, ठीक है, ये जो दाऊद इब्राहिम वाला मामला है, ये लश्कर और जैश वाला मामला है, ठीक है, अभी खुद लश्कर तैयबा के जो हेड है हाफिज सईद, उसके घर के बाद ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान टेलीविजन ने कवर करा, मैंने जियो में न्यूज देखी कि बोला ये हाफिज सईद का घर है, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। अरे वो हाफिज सईद का घर है, इसका मतलब उसका घर है, वो रह रहा होगा ना वहां पे, वही तो हम कह रहे हैं वो वहां पे रह रहा है, अब आप कह रहे हैं वहां पे है ही नहीं, या फिर आप कहते हैं इसके ऊपर केस कर दिया हमने, इसको जेल में डाल दिया। किस बात का केस करा, सुनिए, किस बात का केस करा उसके ऊपर? टेरर फंडिंग का। बिल्कुल। कहां पे टेररिज्म फैलाई उसने? आपने उसको जेल में डाला, आपने क्यों डाला उसको? अगर आपने उसको टेरर फंडिंग में डाला है तो उसने टेररिज्म कहां फैलाई? अगर पाकिस्तान के अंदर फैलाई है तो इंडिया को बता दीजिए भाई कि इसने पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाई है। नहीं, जो एफएटीएफ में जो ब्लैक ग्रे लिस्टिंग हुई है पाकिस्तान की, वो तो हाफिज सईद जो भी है उसने टेररिज्म कश्मीर में फैलाई है, इंडिया में फैलाई है, मुंबई में फैलाई है। आप लोग उसके ऊपर केस कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं इंडिया साजिश कर रहा है। यार आप लोग का एफआईआर, आप लोगों की कोर्ट, आप लोगों की फौज, आपकी आईएसआई, आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, और साजिश हम कर रहे हैं। हाउ इज लेकिन दैट पॉसिबल? एक चीज ऐसे भी कही जाती है यहाँ पे कि देखें, अगर हाफिज सईद की बात हो या मसूद अजहर की किसी की, तो कहते हैं कि जी जो गवर्नमेंट है या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही, ये अलग अलग किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं, जो कि परवेज मुशर्रफ ने भी कई बार कहा है कि जी हमने जिहादी तैयार किया और हमने ये सब कुछ किया, लेकिन अब ये इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। इन्होंने जो एक दो बनाए थे, अब उसमें से कई सौ और निकल आए। तो आपको नहीं लगता कि इसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता, ये अपने तौर पे जो है ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग, और ये खुद जिम्मेदार हैं? और बिल्कुल मैं तो खुद कहती हूँ कि हाफिज सईद को अरेस्ट करके और सही तरीके से जेल में रखना चाहिए, घर को जो है वो सब जेल नहीं करार देना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो अब उसको क्या फायदा होगा? एफएटीएफ में भी हम फंसे हैं, हम तो और मुश्किल में आ जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कश्मीर का नाम लेके पाकिस्तान में ना एक बहुत हाई इमोशनल लेवल पे पाकिस्तानी चले गए, हमारी शाहरा गए और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब डायलॉग मारे हुए और खूब मंजन बेचा है, चूरन बेचा है वहां पे, ठीक है ना, अब वो बिक गया। अब जब मंजन बेचोगे तो झाग भी चाहिए उसमें, राइट? ऐसा होता है आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो हाफिज सईद पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है नहीं है, उस बहस को हम 2 मिनट के लिए कोने में रखते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आदिल अहमद डर था, आदिल अहमद डर ने पुलवामा की सुसाइड बॉम्बिंग करी, वो लोकल कश्मीरी लड़का था, वो पाकिस्तान का नहीं था, राइट? ये जो पूरा आरडीएक्स के साथ वो पूरा एक कार का बॉम्ब बनाया गया, उसमें 80 किलो जितने भी किलो आरडीएक्स डाली, मैं भूल गया क्या था उसके वॉल्यूम क्या था, क्वांटिटी क्या थी, डाली। जिस तरीके से वो पूरा ऑपरेशन प्लान करा, जिस तरीके से निहत्ते सीआरपीएफ के भाइयों को वीरगति को प्राप्त हुए, वो जिस तरीके से वो पूरा
एक्सप्लोजिव होता है, उसमें डेटोनेटर होता है, उसमें वायरिंग होती है, उसमें स्विच होता है। ये किसी सिविलियन के बस की बात है नहीं आरजू जी। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ये किसी सिविलियन के बस की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको अगर सारी चीज आपके घर पे आके दे दूं ना, आप कभी नहीं बना सकते बम। ये सिखाया जाता है, स्क्वाड पोस्ट कहते हैं, पाकिस्तानी आर्मी में भी स्क्वाड पोस्ट कहते हैं। कोई भी पाकिस्तानी आर्मी फौजी मिले आपको, आप उससे पूछिएगा कि स्क्वाड पोस्ट क्या होता है। सिंपल सा होता है, जहाँ पे सेक्शन भी बैठ सकता है 10 लोग। किसी किसी स्क्वाड पोस्ट तो मल्टी लेवल होते हैं, तो पूरी प्लाटून कंपनी बैठ जाती है उसके ऊपर, 100-125 लोग भी बैठ जाते हैं। लेकिन बेसिकली ऐसा सेमी सर्कल टाइप का होता है वो, जिसमें लोग बैठते हैं और सामने इंस्ट्रक्टर सिखाता है। ये सब चीजें स्क्वाड पोस्ट पर क्लासरूम में सिखाई जाती हैं। ये अगर ये कोई देखिए, और जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी फौज करे, आपके आर्मी के वेटरन्स हैं, और पाकिस्तानी फौज का पहले से ही किरदार रहा है। मेरे पास तो इसके वीडियो पड़े हैं जनरल मुशर्रफ के, जिसमें जनरल मुशर्रफ खुद कह रहे हैं कि उनकी रेजिमेंट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, खुद की रेजिमेंट के बारे में बोल रहे हैं वो, कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले छुट्टी लेके पैसा लेते थे, यानी कि मर्सनरी, यानी कि भाड़े के फौजी बनके अफगानिस्तान में लड़ते थे। ये प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठ के एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं, वीडियो पड़ा हुआ है इसका, कि भाई हमारे बंदे पैसा लेके अफगानिस्तान में लड़ते थे। किसके खिलाफ लड़ते थे उस समय एग्जाम अफगानिस्तान में? किसके खिलाफ उस जमाने में? रशिया के खिलाफ। रूसी फौजी मारे, वही रूसी फौजी मारे अब पुतिन के साथ जाके इमरान खान फोटो खिंचवा रहे हैं कि साहब बड़ा मजा आ रहा है, साहब आप तेल दे दोगे, सस्ता मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और पाकिस्तान का आर्मी चीफ, सिटिंग साबिक भी नहीं, सिटिंग सर्विंग, वो कह रहा है कि भाई मेरी रेजिमेंट, यानी कि एसएसजी, परवेज मुशर्रफ कह रहा है कि मेरी रेजिमेंट एसएसजी ने पैसे लिए, मर्सनरी थे। उसने ये नहीं बोला पैसे लिए, उसने बोला मर्सनरी। मर्सनरी मतलब भाड़े के फौजी जो होते हैं, पैसे लेके जो काम करते हैं। दे वर मर्सनरीज, दे वेंट इनटू अफगानिस्तान एंड दे फॉट इन द फर्स्ट अफगान जिहाद। लेकिन आपको नहीं लगता कि लोगों से गलतियां होती हैं, वो उससे सबक सीखते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं? जरूरी नहीं कि पहले कोई गलती की हो तो उसी को दोहराया जाए। जबकि उन्होंने, बाजवा साहब ने भी कहा था कि जी हमें पिछली बातें भूल जानी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको लगता है आगे बढ़ पाएंगे? पाकिस्तान अगर कोशिश करना चाहता है तो एक चांस देने में क्या हर्ज है? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हर्ज है चांस देने में, मैं तो कोई नहीं होता किसी को चांस देने वाला। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आरजू जी सबसे पहले पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, और खासतौर से जनरल बाजवा को, बिकॉज ही सीम्स टू बी अ वेरी सेंसिबल जनरल। मैंने जितना भी इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में उनका सुना है, ही सीम्स टू बी वेरी सेंसिबल। उनको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, और अगर सरकार कुछ भी ऐसा कदम लेती है विच इज सीन एज फ्रेंडली टुवर्ड्स पाकिस्तान, आउट ऑफ द वे जाके अगर फ्रेंडली कोई कदम लेती है, देयर विल बी अ मैसिव पब्लिक बैकलैश इन इंडिया, मैसिव पब्लिक बैकलैश। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, लोग जाते हैं बहुत, देखिए ये जो कश्मीर की बात है ना, एक्चुअली पाकिस्तान, वही आपकी मेरी टीवी पे बहस थी ना, मैं आपसे कहता था कि आप लोग कभी कश्मीर गए नहीं। आपको याद होगा पहले हम ये ऐसी बातें करते थे टेलीविजन पे ना, रिपब्लिक पे हमारी बहस होती थी कि जी आप लोग तो कभी गए नहीं, आप लोग कश्मीर कश्मीर करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ आरजू जी ना, कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। क्योंकि कई बार, एक बार नहीं, एक बार होता है बंदा माफ कर देता है ना, 2 बार होता है, ठीक है, ये कई बार हो चुका है और लगातार हो चुका है। तो बंदा तो एक बार धोखा खा के ट्रस्ट नहीं करता, यहाँ पे कई बार हो चुका है ना। तो इसमें और ये अटल जी के टाइम से हो रहा है, मनमोहन जी के टाइम से हो रहा है, मोदी जी तो अभी भी हैं, ही इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है कई बार। पहले पाकिस्तान ने, ठीक है, पहले पाकिस्तान ने बोला कि जो कारगिल में जो फौजी हैं वो तो मुजाहिदीन हैं, वो तो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं सो कॉल्ड, वो तो उनका पाकिस्तानी फौज से कोई रिश्ता नाता ही नहीं। आप खुद जाके देख लीजिए, आपको डॉन न्यूज में मिल जाएगा, पुराने डॉन न्यूज के आपको अगर ऑनलाइन मिलेंगे, आपको मिल जाएगा कि हमारे बंदे हैं ही नहीं, ठीक है। बाद में जब लड़ाई हुई, जाहिर सी बात है हमारे भी लोग, आपके भी लोग, ठीक है, कैजुअलिटीज हुई दोनों तरफ से, दोनों, आपकी भी हमारी भी, राइट। फिर धीरे 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 उनको अवार्ड्स देना शुरू करे। आपका हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कैप्टन था कर्नल शेर खान, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का, आई थिंक ही वाज फ्रॉम द सिंध रेजिमेंट और समथिंग, मुझे याद नहीं ठीक से, मैं शायद माफी चाहता हूं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। उनको पाकिस्तान का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो उनको मिला। हमारे यहाँ जैसे परमवीर चक्र होता है, मैं पाकिस्तान का मैं भूल जाता हूँ, आई थिंक निशान हैदर, उनको निशान हैदर दिया गया, ही वाज गिवन निशान हैदर,
and he was given Nishan Haider on the recommendations of an Indian Army brigadier by the name of Brigadier MPS Bajwa. जब कैप्टन कर्नल शेर खान की डेड बॉडी आई और उसकी बहादुरी देखी, तो इंडियन आर्मी के एक ब्रिगेडियर साहब थे, मैं उनसे मिला, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, इंटरनेट पे इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा, उन्होंने रिकमेंडेशन एक लिखा और कैप्टन कर्नल शेर खान की जो शर्ट पहने हुए थे वो उस शर्ट में डाल के उन्होंने पाकिस्तान भेजा। और जब उन्होंने देखा कि दुश्मन इतनी तारीफ कर रहा है, तब उन्होंने उनको निशान हैदर दे दिया और उनके नाम से उनका आई थिंक गाँवों का भी नाम बदल दिया है और समथिंग लाइक दैट। खैबर पख्तूनख्वा थे, पश्तून थे वो, जहां तक कि मुझे समझ में आता है, जहां तक मुझे नॉलेज है इस मामले की। तो ये देखिए ना, आपने लड़ाई लड़ी, कोई बात नहीं, ठीक है, मुल्कों में जंग होती है और कारगिल की लड़ाई पहली लड़ाई तो नहीं थी, भारत और पाकिस्तान में पहली जंग तो नहीं थी, इसके पहले 65 भी हो चुकी है, 71 भी हो चुकी है, 49 47 48 की भी लड़ाई हो चुकी है, तो ऐसी बात तो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बोला कि जी हम तो है नहीं वहां पे गोले बरस रहे हैं, मोटर की फायरिंग कर रहे हैं, हम है ही नहीं यहाँ पे। फिर आपके जनरल्स आए, आपके खुद पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स का देखें, जो कहते हैं कि हजारों पाकिस्तानी फौजी, वो खुद आई थिंक जनरल अजीज, क्या नाम है उनका, ऐसी जनरल अजीज ऐसी कुछ नाम है, आई एम सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, पाकिस्तानी आर्मी के, वो उस समय पाकिस्तानी आर्मी में हेडक्वार्टर में थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं साहब, कारगिल में तो हमारी पूरी फौज थी और मुशर्रफ साहब ने ऑर्डर दिए थे और ये हुआ था, वो हुआ था। फिर मुशर्रफ साहब की किताब इन द लाइन ऑफ फायर, जो उन्होंने खुद किताब लिखी है, उन्होंने बोला कि हाँ, वो खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं कि हमने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। देखिए, इंडिया के ऊपर अटैक करा आपने, ठीक है, आपको दुश्मनी निभानी थी, आपने अटैक कर दिया। मैं अटैक को नहीं बोल रहा कुछ, मैं कह रहा हूं कि आपने उस वक्त अटैक करा जब आप उस समय चढ़ाई करी, जब वाजपेयी जी, आप कह रहे हैं ना भरोसा क्यों नहीं है, उस समय वाजपेयी जी लाहौर में थे, मीनारे पाकिस्तान में। लेकिन उस चीज को तो मेरे साथ सब लोग ब्लंडर कहते हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं कि कोई उस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है, कारगिल को सबने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। नहीं नहीं, देखिए आरजू जी, आपकी बात ठीक है, आपने मुझे अपने घर पे, जैसे कि चलिए मैंने आपको अपने घर पे दावत पे बुलाया, ठीक है, आप भरोसे से मेरे घर पे आ गए दावत पे, आपका घर खाली है, मैंने पीछे से आपके घर में कोई नहीं था, भरोसा करके मेरे घर में आ गए, मैंने आपके घर में डाका डलवा दिया, आपके घर पे कब्जा कर लिया। देखिए बात पता है क्या है, और उसके बाद बोला कि अब तो है नहीं वहां पे। ऐसा एक चीज नहीं है, ऐसी कई सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी कई सारी चीजें। 1965, 1947, 48, ऐसी कई सारी चीजें हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ा आसान है ना, टीवी एंकर्स बोल देते कि इंडिया बड़ा दिल नहीं है इंडिया का। इसमें बड़ा दिल और छोटा दिल की बात नहीं है, हमारा जो मुल्क का मफाद होगा हम वो करेंगे। मैं एज अ सिटीजन, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं अपने किसी और हिंदुस्तानी के लिए नहीं बोल रहा, मेरे मुल्क के लिए अगर मुझे जो करना पड़ेगा, मेरे मुल्क के लिए मुझे कत्ल करना पड़ेगा, मैं कत्ल करूंगा, मुझे गर्दन रेदनी पड़ेगी, मैं करूंगा, मुझे खुद को जान देनी पड़ेगी, मैं करूंगा, क्योंकि मेरा परिवार जो है, ठीक है, हिंदुस्तान के लिए 1000 बार मेरा परिवार कुर्बान, 1000 बार, बिकॉज दिस इज दी ओनली आइडेंटिटी आई हैव। मैं तो, मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं है ना कि मेरे 57 मुल्क हैं जो हिंदू हैं, मेरे पास तो नहीं है ऐसा। मेरी मेरा ओआईसी भी यही है, मेरी उम्मत भी यही है, मेरा सब कुछ यही है, मेरा सब कुछ हिंदुस्तान है। तो ये थोड़ा सा जनरल बाजियों को समझना पड़ेगा कि मेन मामला जो है इंडिया के साथ ना, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। इट्स नॉट अ मैटर कि इंडिया आगे क्यों नहीं सोचता, ट्रस्ट डेफिसिट इतना है। और दूसरी चीज, अब इंडियंस जो थिंक टैंक वाले हैं ना, मैं भी, मेरा उस कम्युनिटी में थोड़ा सा उठना बैठना है, और मेरे सीनियर्स वहां पे, तो मैं सुनता हूं उन लोगों को। मैं, अच्छा, कई लोग कहते हैं ना कि मेजर गौरव आर्या की नॉलेज बड़ी अच्छी है, वो इसलिए अच्छी है कि आर्मी के सीनियर जनरल्स बोलते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, आई कीप ऑन मेकिंग नोट्स, फिर बाहर आके मैं वही बक देता हूँ, तो लोग कहते हैं देखो यार, व्हाट अ ब्रिलियंट गाय ही इज। तो उनको नहीं पता कि सब ये नहीं तो सर, जाहिर अपने सीनियर्स, जो आपके सीनियर्स होते हैं, जिसके भी जो सीनियर्स होते हैं, उन्हीं से सीखा जाता है। हमारे भी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उन्हीं से सीख रहे होते हैं। बट माय सीनियर्स फ्रॉम द आर्मी हैव बीन वेरी वेरी काइंड, और एक बच्चे की तरह, छोटे भाई की तरह ट्रीट करा, तो वो मतलब ना, मैं गलती वलती कर देता हूँ, माफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ो चलो टाइप का। तो अब एक और सवाल इंडिया में उठ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की पॉलिसी है आरजू जी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, इट्स नॉट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, बट एक सवाल जो थिंकिंग लोग हैं कि पाकिस्तान से रिश्ते नॉर्मलाइज करने से इंडिया को क्या फायदा। हमारे एक्सपोर्ट्स में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स ने तो पूरे 75 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे के सारे, ठीक है।
और हम उसको 7-8 साल में, हम 10 साल में हम 1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। और ये बिना पाकिस्तान के हुआ है, क्योंकि 2 साल से पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद है। ठीक है, एक्सेप्ट बहुत छोटी ट्रेड दवाइयां शवाइयां की, अदरवाइज तो बंद है। ठीक। अब ये लोग ये पूछने लगे हैं कि फायदा क्या होगा इसमें, व्हाट इज इन इट फॉर अस। हाँ, पाकिस्तान को हो सकता है कि सब्जियां सस्ती हो जाएं, घी सस्ता हो जाए, तेल सस्ता हो जाए, गेहूं सस्ता हो जाए, चावल सस्ता हो जाए, क्योंकि इंडिया से जाएगा तो जाहिर सी बात है। अभी आ तो इंडियन गुड्स रही है, लेकिन कतर शतर से, दुबई से घूम के आ रही है, अभी डायरेक्टली जाएंगी तो सस्ता हो जाएगा, ये बात ठीक है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर स्टिल इज, आरजू जी, कि ये सवाल ये लोग पूछने लगे हैं, ये सवाल मेरा नहीं है, लेकिन कुछ दानिश्वर लोग इंडिया में सोच रहे हैं कि इंडिया का क्या फायदा है इसमें, व्हाट इज इन इट फॉर इंडिया, भारत को क्या गेन है इससे। सर हाँ, हम ये फुटबॉल चलती बहस बनाते है। हैं, सर हम फुटबॉल बनाते हैं, वो पूरी दुनिया में जाती है, फुटबॉल भेज देंगे, कोई ना कोई चीज तो है। लेकिन बिल्कुल। साथ ही अगर हम बात करें मोदी जी की, और मोदी जी यूरोप गए हुए हैं आजकल और बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं, जो मैंने अपनी एक वीडियो में भी कहा है। कभी को मतलब कहीं से जो है वो प्लेन ले रहे हैं, और कहीं से जो है वो कहने चाहिए हथियार, कभी कुछ कभी कोई चीज ली जा रही है। तो क्या समझते हैं आप उनके इस विजिट को, यूरोप के विजिट को कैसे देखते हैं? मैं तो सी, वी आर लकी टू हैव प्राइम मिनिस्टर मोदी लीडिंग द नेशन। हिंदी में एक शब्द युग पुरुष, एक पूरे युग में कभी कभी कोई ऐसा पैदा होता है जो, ये लोग जिसको कहते हैं ना कि काफी हद तक, मैं कह रहा हूँ, देखिए दीन दुनिया तो चलती रहती है, ये निर्मोही टाइप के लोग हैं। कैसे, हाउ टू एक्सप्लेन निर्मोही टू यू, जैसे दरवेश टाइप के होते हैं ना, जो हम्म, ठीक। जिनका जिनका वो, मोदी जी का एक 2 बेडरूम का फ्लैट है अहमदाबाद में, कल अगर प्रधानमंत्री रहे अपना झोला वाला बांध के चले जाएंगे, वो उनका ना बच्चा तोशाखाना की ना, चीजें भी छोड़कर आ गए थे ना। उनको कोई मतलब नहीं है। ये हमारे जो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ जी, ये भी ऐसे ही हैं, ये दरवेश टाइप के लोग। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये दुनिया भर की चीजें, और ठीक है, दैट्स ओके, अपने अपने ओपिनियन होते हैं, वी एवरीबॉडी हैज गॉट द राइट वेदर वी एग्री और डिसएग्री। बट ये जो यूरोप गए हैं, इन्होंने इंडिया को जिस लेवल पे पहुंचा दिया है डिप्लोमेसी के नाम पे, डॉक्टर जयशंकर, जबरदस्त जबरदस्त। अब काफी पाकिस्तानी मैं टीवी देखता रहता हूँ, एक बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम आता है, वो 4 लोग हैं, 4 जर्नलिस्ट बैठते हैं कुर्सी में और आपस में बहस करते हैं। जियो पे मुझे मुझे नहीं पता आरजू जी। रिपोर्ट कार्ड शायद। हाँ, उसमें से 4 हैं, उसमें से एक बंदा है जो अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है, बाकी 3 की तो ऐसी उड़ी उड़ी टाइप की है, बट हाँ, बाकी एक बंदा है जो वेरी पॉलिश्ड, एंड 4 जर्नलिस्ट हैं, सीनियर्स हैं हाँ। सब, अच्छा, फिर आई थिंक। कोई और शो आप बता रहे हैं, फिर हाँ रिपोर्ट कार्ड हाँ नहीं है। हाँ। हाँ हाँ, मुझे मुझे पता नहीं है। सो उसमें कोई जावेद साहब भी, पता नहीं क्या, मैं आई डोंट नो, हाँ। आई डोंट रिमेम्बर। हम्म, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आरजू जी, कि ये लोग जैसे बात करते हैं ना कि दे टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स, हम्म, राइट, कि हमारी डिप्लोमेसी इंडिया जैसी क्यों नहीं है। एग्जैक्टली। देखिए बात यह है कि जो आपका पुराना फॉरेन मिनिस्टर था ना, शाह महमूद कुरैशी, हम्म, वो फॉरेन मिनिस्टर बनना नहीं चाहता था, वो बनना चाहता था पंजाब का चीफ मिनिस्टर या फिर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। उसका दिल नहीं था इस काम में। अनविलिंग हॉर्स को आपने बोल दिया कि चल तू हम्म, डर भी दौड़। ठीक है, जयशंकर साहब इज टोटली कमिटेड, उनका अपना जहाज है, अपना क्रू है, वो उड़ते रहते हैं, जाते रहते हैं, इंडिया के लिए सेवाएं अपनी देते रहते हैं, ही इज अ करियर डिप्लोमेट। ये मुझे तो कभी कभी कुरैशी साहब जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये दिलीप कुमार की एक्टिंग कर रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल, आप कभी देखिएगा, ही ट्राइज टू इमिटेट दिलीप कुमार। अच्छा, फिर इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिलीप कुमार ओरिजिनल तो डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट है। तो मुल्क के लिए पहली चीज, ठीक है, पहली चीज मुल्क के लिए मोहब्बत है, वो जो जज्बा है दिल में कि दिस इज माई कंट्री। आई एम सॉरी टू से, देखिए ये आप मैच नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूं आपको, ये मैच नहीं कर सकते। दीज पीपल अक्रॉस आपके यहाँ ना, दे आर टू इन्वॉल्व इन देयर ओन फैमिलीज। हमारा ट्रू। खानदान, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा भूपी, जो भी कहते हैं, ये इनको, दे आर वेरी वेरी इन्वॉल्व इन दिस। इनका कोई है नहीं यहाँ पे इंडिया में, इनका कोई नहीं है। ये अपने योगी आदित्यनाथ अपने घर में भिक्षा, जो साधु होता है ना, वो भिक्षा, वो साधु कहते हैं कि एक होता है कि साधु जाके, जैसे फकीर होता है ना, जी। वो मांग मांग के खाता है, हम्म, वो खुद फकीर होता है। ये आई नो, आई नो। हाँ। योगी आदित्यनाथ अपने खुद के घर में गए थे भिक्षा मांगने के लिए,
जस्ट इमेजिन कि उनके मदर के दिल में क्या, कि मेरा बेटे का क्या हाल है। तो ये लोग दरवेश टाइप के लोग हैं, इनको, इनकी जो कमिटमेंट है ना, ये मोदी जी को तो इंसोम्निया हो रहा है, मुझे शक है कि नींद वींद नहीं आती इनको, 2 ढाई 3 घंटे सोते होंगे दिन में, ये इनका हर समय सिस्टम ऑन रहता है। तो और दूसरी चीज है कि जब आपका डिप्लोमेट जाएगा बाहर, वो क्या बोलेगा, क्योंकि ये तो लेन देन का काम है ना, ये तो व्यापार का काम है। व्यापार आप समझती होंगी, बिजनेस, ये तो बिल्कुल। आरजू जी ये तो व्यापार का काम है। आजकल जो दुनिया है वो व्यापार का काम है। इंडिया कहता है ठीक है हम तुमसे ये लेंगे, तुम इतना इन्वेस्ट करो। अगर जर्मनी ने 10 अरब यूरोज इन्वेस्ट करने की बात करी है इंडिया में, तो जर्मनी को कहीं ना कहीं भरोसा है कि 10 के 20 मिलेंगे हम, बिल्कुल। वरना बंदे क्यों फेंकेगा पैसे, कहीं पैसे क्यों डालेगा, क्यों फेंकेगा पैसे, इसीलिए क्योंकि उसको लगता है। सो दिस इज इन्वेस्ट। इशू ये है कि अब ये लोग जाके बात ही उल्टी करते हैं, ये अपने मतलब की बात करते हैं, उसके मतलब की बात नहीं करते। मोदी जी ने बोला तुम पैसे लगाओ, तुम्हारे 10 के 20 हो जाएंगे। मुझे नहीं पता मोदी जी ने क्या बात करी, मैं तो एक ऐसी बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहे, ठीक। एक एग्जांपल दे रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने ऐसा बोला, बट यू नो कि ठीक है आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आपको इतना फायदा, इतना पता है। ये कहते हैं जनाब थोड़ा सा कश्मीर के बारे में बोल दो। अब देखिए, जर्मनी को 10 अरब 20 अरब बनाने हैं, वो जर्मनी का फायदा है। कश्मीर के बारे में बोलने में जर्मनी को क्यों फायदा होगा, क्या फायदा, उसको तो ये भी नहीं पता कश्मीर है कहां पे। ठीक है, ठीक। इस्लामोफोबिया के पीछे पड़ गए। ये कभी भी आपने डिप्लोमेसी की बात करी, आपने कभी देखा है इमरान खान को या इवन उसके पहले नवाज शरीफ को, ठीक है, किसी को ये बोलते हुए कि साहब ये यू नो पाकिस्तान में आप क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस में या किसी मुल्क में गए, पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है, आप डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ पे डाल सकते हैं कि नहीं, कराची में पानी का मसला है, डिसैलिनेशन प्लांट डाल दो, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स खोल दो, आप बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेजेस खोल दो आप यहाँ पे पाकिस्तान में। आप बताओ पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट, ये वो बात ही नहीं करते। ये बात ही 2 चैप्टरों पे करते हैं, पहला चैप्टर कश्मीर है, दूसरा चैप्टर इस्लामोफोबिया है। अच्छा, दोनों में दुनिया को इंटरेस्ट नहीं है, दोनों में दुनिया को इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ी देर के लिए व्लादिमीर पुतिन ने लिप सर्विस कर दी कि हाँ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ इस्लामोफोबिया। ये भाई साहब इतने खुश हो गए, जहाज पकड़ के रशिया चले गए। इमरान खान की बात कर रहा हूं। द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन इस्लामोफोबिया। किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है। आपके खुद सबसे अच्छे जो दोस्त हैं चाइनीज, पाकिस्तान शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी दोस्ती, आयरन ब्रदर्स, जय और वीरू, बिल्कुल। सीता और गीता, मर जाएंगे मिट जाएंगे, मौसी जी टावर पे चढ़ जाएंगे। अच्छा, वो जो चाइनीज दोस्त है अर्जु जी, उसने हांगकांग के बिजनेसमैन भेजे कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं, वो हमारा ऐसा कोई दोस्त और ऐसा नहीं है। चाइना जाहिर है बिजनेस कर रहा है, वो एक अलग चीज है, और वो इसी तरीके से डील भी करता है पाकिस्तान के साथ। लेकिन जाहिर है कि ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इस बात को मानना चाहिए कि जो गलती हमसे हो रही है, ताकि हम उसको ठीक कर पाए, हम आगे बढ़ पाए। और कब तक हम लोन्स उठा उठा के और पाकिस्तान को इसी तरह से चलाएंगे। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर कहूंगी कि जो आप कह रहे हैं ना कि ये बिजनेस लेकर नहीं आते या कोई आता नहीं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह टेररिज्म भी है। हमारे यहाँ लोग डरते हैं आते हुए, नहीं आपको ऐसा लगता? नहीं आरजू जी, टेररिज्म देखिए, टेररिज्म एक मसला है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी एक और चीज है कि आरओआई होता है ना हर एक धंधे में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको एक क्लाइमेट बनाना पड़ेगा पाकिस्तान में। जब कोई विदेशी आएगा और बोलेगा कि मुझे माना कि 50 मिलियन की एक फैक्ट्री खोलनी है, पाकिस्तान में इतनी जबरदस्त ब्यूरोक्रेसी है कि वो बेचारा डिप्रेशन से मर जाएगा। फॉर्म इतने भरने हैं, परमिशन इतनी लेनी है, ऊपर से नीचे तक इतनों को खिलाना है, ये करना है, वो इतना ज्यादा पचड़ा है कि नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। और जब तक वो 50 मिलियन अगर उसको इन्वेस्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल $50 मिलियन अगर उसको इन्वेस्ट करने हैं, जब तक वो फैक्ट्री लगाएगा उसके हाथ में सिर्फ 15 मिलियन रह जाएंगे और बाकी लोग निपटा चुके होंगे। इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एपैथी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ करप्शन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। कई सारे इश्यूज हैं। और पाकिस्तान में क्या ये जो पाकिस्तानी जो विदेश में जाते हैं, ठीक है, क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे? क्या पाकिस्तानी डॉक्टर्स नहीं है? क्या पाकिस्तानी इंजीनियर्स नहीं है बाहर जो अच्छा काम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई विल एज एन इंडियन आई एडमिट कि अच्छा काम कर रहे हैं। आपको ये पूछना है वो पाकिस्तान में अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे?
सही, लेकिन फॉरेनर्स को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे वो, जबकि बाहर जाके वो हर बॉल पे छक्के मार रहे हैं, यहाँ पे पहली बॉल पे आउट हो रहे हैं। इशू माहौल का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और लास्ट में जाते जाते मैं सिर्फ आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आपने 2-3 ट्वीट्स की थी जिसमें आपने जो रिसेंटली इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि जी अगर गधे को पेंट कर दें तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता, क्या कहेंगे आप? मैं बताता हूँ आपको ना, मैं ना मैं जुनैद अकरम के वीडियोस ना मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, और मुझे ना जुनैद अकरम बड़ा बढ़िया बंदा लगता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट और वेल स्पोकन, फनी तो है ही, बट it's not crass comedy, it's very intelligent comedy that he does, so it's comedy with a message. और जुनैद अकरम जैसा बंदा ना बिल्कुल सावधान पे बैठा हुआ है, जैसे इंडियन आर्मी में बोलते हैं ना, बिल्कुल सामने आया ऐसे बैठा हुआ है बिल्कुल, और वो सोच रहा है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर बोल क्या रहा है। ठीक है, वो जुनैद अकरम का बड़ा फेमस है ना, खली कराओ खली कराओ। तो मैंने ये ट्वीट करा था, मैंने बोला जुनैद अकरम मन ही मन में बोल रहा होगा, खान साहब खली कराओ, ये क्या कह रहे हो आप, व्हाट आर यू सेइंग। इमरान खान, व्हाई शुड ही से सच थिंग्स। आई मीन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं थोड़ा ना वहां का फॉरेनर बन जाऊंगा। अगर गधे के ऊपर आप लकीरें खींच दें तो कौन सा ज़ीब्रा बन जाएगा ये, वो तो गधा ही रहेगा। देन ही सेज दिस आल्सो, फिर डिस्क्राइब करेंगे गधा पता नहीं। देन ही सेज, फिर कहते हैं कि ये इंडियन साजिश है और इंडिया ने वीडियो मैनिपुलेट कर लिया। ओ वहां पे बेचारा जुनैद अकरम चुपचाप शेल शॉक्ड, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, जुनैद अकरम, एग्जैक्टली, who's normally never short of words. जुनैद अकरम को कभी मैंने ये नहीं देखा कि कुछ बोल नहीं पा रहे या उनको समझ नहीं आ रहा, कि वो बड़े हाजिर जवाब हैं। बट दिस टाइम आई थिंक ही वाज वेरी क्वाइट कि यार ये क्या हो गया है। हाँ, वो कहते भी क्या, वो जाहिर है जो कुछ इमरान खान कह चुके थे उसके ऊपर क्या कहा जा सकता था। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब गायब मत हो जाइएगा क्योंकि आप गायब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।